देखिए, मैं खुद कहानीकार हूँ और कहानीकार होने के नाते कहानी तो लिखता ही हूँ, लेकिन कहानी पर भी पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, कुछ मनन करता हूँ। तो मुझे इतना सारा पढ़ने के बाद मेरे एक नतीजे पर आ पहुँचा हूँ कि कहानी की व्याख्या करने की कोशिश मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि व्याख्या करना मुश्किल भी है और मुझे नहीं लगता किसी के बस की बात है। फिर क्योंकि कहानी अब इतनी ऊंचाई तक पहुंची है, कभी उसको किसी व्याख्या में सीमित करना, बंधित करना मुझे पसंद भी नहीं है। कहानी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो कुछ 30-40 साल पहले हमारे एक कवि थे, डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई। बहुत बड़े कवि थे, एक फ्रेंच के स्कॉलर भी थे। और तो उन्होंने मुझे एक व्याख्या बताई थी, कहानी कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था, क्योंकि ये जो कथा समीक्षा का प्रोग्राम है वो कथा के ऊपर निर्भर है, तो मैं कहानी के बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने कहा था कहानी कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा था कि कहानी सिगरेट जैसी होनी चाहिए। शायद आपने भी सुना होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो बताया मुझे वही मैं आपसे शेयर करना, साझा करना चाहूँगा। तो कहानी सिगरेट जैसी होनी चाहिए। सिगरेट कैसी होती है? सिगरेट जब पीते हैं तो जलाते ही जलनी चाहिए, यानी इट शुड स्टार्ट इमीडिएटली, टेक अप द फ्लेम एंड कैच द फ्लेम एंड स्टार्ट बर्निंग। तो झट से उसने जलना शुरू करना चाहिए। तो दूसरी बात है, तंबाकू स्वादिष्ट होना चाहिए। तंबाकू यानी द टोबैको शुड बी, द कंटेंट शुड बी गुड, द टोबैको हैज़ टू बी गुड इन नेचर। देन उसका जो सिगरेट जो रोल करते हैं हम, पहले तो गोवा में सिगरेट ऐसे पुड़ी मिलती थी तंबाकू की, और सिगरेट पेपर मिलता था, उसको रोल करके ओढ़ते थे, पीते थे। तो अभी जो सिगरेट मिलती है वो भी रोल करके आती है। तो जो रोल करते हैं वो टाइट, तंबाकू टाइट होना चाहिए अंदर। तो अगर वो सघन रहे तो ही सिगरेट की मजा ले सकते हैं। तो इसको कॉम्पैक्ट भी होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते थे कि उसका जो सीलिंग होता है, जो गम लगा के उसको पेपर को टाइट मजबूत करते हैं, पैकिंग करते हैं, वो सिगरेट की पैकिंग जो है, सीलिंग जो है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर नहीं रही तो वो कुछ एयर, इट कैन पुल सम एयर फ्रॉम आउटसाइड, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड शुड गो इन द सिगरेट। तो कहानी के बारे में भी आप ऐसे ही सुन सकते हैं। और धूम्रपान करते करते जो करता सिगरेट पीता है उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो एकदम उसको जब सिगरेट उड़ते उड़ते सिगरेट का उसकी उंगली जल जाती है, तभी उसको मालूम पड़ना है कहानी खत्म हुई है, तो सिगरेट खत्म हुई है। तो इस तरीके का वो उदाहरण उन्होंने दिया था, जो मुझे आज याद आता है। यहाँ आप अगले 3 दिनों में कहानी पर बहस करेंगे। कहानी के चुनी गई कहानियाँ जो आपके पास हैं, तो उन पे बहस होगी, उनका विश्लेषण करेंगे। तो मुझे लगता है कि विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, लेखक के लिए और पाठक के लिए भी, और समीक्षक जो आलोचक हैं उनके लिए भी। ऐसे करने से नए विचार उभर कर आते हैं कहानी के बारे में। कहानी के अंगों पर हम विचार, पाठक तो विचार करता ही है, आलोचक भी सोचता है, लेकिन जब बहस होती है तो नए नए रंग, नए नए अंग उभर कर आते हैं, दिखाई देते हैं। अगर समय है तो मैं मेरा एक अनुभव आपसे आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कई साल पहले, लगभग 40 साल पहले, जब यहाँ आपने भी दूरदर्शन पर किसी ने देखा होगा, आप जो यहाँ वयस्कर है उनको याद होगा, एक कहानी करके एक कहानी का सीरियल आता था। तो एक कहानी में मेरी एक कहानी ली थी, उसी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। तो वो एक कहानी था, मैं इन शॉर्ट आई टेल यू इन ए नटशेल व्हाट द स्टोरी इट इज़ अबाउट। इट्स अबाउट ए प्रीस्ट, जो पादरी होता है चर्च में। वो नया जवान पादरी चर्च में बदली होकर वहाँ आता है, और जब वो पहला अपना मास सुनाता है, सरमन देता है, तो सरमन के समय चर्च में एक
अधेड़ा उम्र का आदमी बैठा है और वो प्रार्थना करता है। सब लोग मास के बाद सब लोग चले जाते हैं तो वहीं बैठा है। तो उसको बाद में मालूम पड़ता है कि इसका एक बेटा था, वो कई साल पहले गुम हुआ है, कहाँ गया मालूम नहीं, और उसके वो राह देख रहा था। तो एक बार वो पादरी से मिलकर पूछता है, क्या मैं लेडी के साथ मन्नत मांगूं तो मेरा लड़का वापस आएगा? तो पादरी दिल में तो जानता है क्या सच है, लेकिन वो उसको दिलासा देता है कि देखिए, आप अगर मन से प्रार्थना करेंगे तो जरूर आपका बेटा वापस आएगा। बाद में कुछ दिन जाते हैं, ये गरीब औरत आती है अपने बेटे को लेकर, और चर्च में वो सुविधा होती थी पहले, वो पादरी को कहती है कि हम बहुत गरीब हैं, मैं उसे शिक्षा प्रदान नहीं कर पाती, तो अगर आप यहाँ चर्च में उसको रखेंगे बोर्ड में, तो शायद वो आपके सब काम भी करेगा और कुछ पढ़ाई भी लेगा। तो उसके मन में एक विचार आता है, तो पादरी कहता है ठीक है, रखिए। और एक दिन वो छोटे बच्चे को लेकर, 10-12 साल का बच्चा है, उसको लेकर उस जिसका लड़का गुम हुआ है उसके पास जाता है और उसको कहता है कि देखियो, मैंने आपका लड़का मिल गया है, तो मैं उसको लेकर आया हूँ। तो वो एकदम एक्साइट होता है, वहाँ आकर देखता है तो वो कहता है, अरे ये तो मेरा बच्चा नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा तो बड़ा हुआ होगा, आपके जैसा हुआ होगा। तो निराश होता है, तो वो छोटे लड़के को लेकर पादरी वापस जाता है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन उसके पड़ोसन दौड़ते दौड़ते आती है, पादरी को कहती कि वो अभी थोड़ी देर में वो शायद मर जाएगा, आप जल्दी आइए। तो यहाँ एक रिचुअल है, ईसाइयों में एक रिचुअल है, जो मरने का समय आता है तब पादरी जाकर उसे संतेसाव देते हैं। संतेसाव का मतलब एक तरह के ऑइंटमेंट लगाते हैं, ऐसे प्रथा है। जैसे हमारे हिंदुओं में गंगा जल देते हैं, वैसे वहाँ पादरी जाकर वो रिचुअल करते हैं। तो शाम का समय है, तो उसके घर जाते जाते अंधेरा होता आता है। तो उसी समय डॉक्टर बाहर आता है, तो उसको पूछता है क्या हुआ, कैसा है वो? तो बोलता है नहीं, कुछ मिनटों का साथी है अब। तो वहाँ एक नेबर जो औरत है, उसे पादरी कहता है आप घर जाइए, कुछ खाना खा के वापस आएगी, शायद दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट वी हैव टू सी हिम। तो अंदर जाता है, वो उसको रिचुअल करना है, लेकिन वो क्या करता है, वो देखता है उसके आंखें मुंदी हैं, लेकिन श्वास चल रही है। तो अपना जो वो कैसवक पहन के आता है, कैसवक का मालूम है आपको, वो सफ़ेद कलर का लंबा कोट जो पादरी पहनते हैं, तो वो चुपके से अपना जो कोट है वो निकाल कर बाजू में रखता है, और उसके बाद कोट पर बैठता है और उसको बोलता है पाई का मतलब डैडी। तो उसको बोलते हैं पापा मैं आ गया हूँ। तो एकदम वो उठता है, वो आँख फाड़ कर देखता है, उसको दिखाई नहीं दिख रहा है, अंधेरा सा है। तो उसे लगता है अपना लड़का आ गया है, तो उसको बाहों में लेता है, और उसी समय वो बोलता है कि मैंने मन्नत मांगी थी और लेडी से, मेरी पूरी हो गई, और वो दैट इज द लास्ट टाइम ही ब्रीथ्स द लास्ट। तो ये कहानी थी। उन्होंने जो किया था, एक पादरी होने के नाते उसने एक अच्छा काम किया था कि उसको शांतिपूर्ण मौत दी थी, लेकिन उसने बुरा काम किया था, वो झूठ बोला था। तो एक कहानी बाद में बहुत पॉपुलर हो गई। मैं अपनी कहानी के बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन वो जब दूरदर्शन पर दिखाई गई, प्रदर्शित हुई प्राइम टाइम पे, तो देश में सारी हिंदी में आई मनोती करके, और एक बार नहीं तो कई बार दिखाई गई, because of it became very popular, as they told me, as a stopgap arrangement sometimes, and because by public demand it was shown not less than 4 to 5 times within few months. तो बाद में एक कहानी साहित्य अकादमी की एक चर्चा सत्र में उस पर बहस हो रही थी।
वो महाराष्ट्र में पुणे या बम्बई में हो रही थी। तो उन्होंने एक कहानी पढ़ने के बाद किसी ने कहा कि ये तो बहुत सिंबॉलिक है, वो जो अपना सफ़ेद रंग का कोट निकाल कर रखता है, यानी उसको कुछ जो काम बुरा करना है इसके लिए वो होली जो पवित्र ड्रेस है वो निकाल कर वो काम करता है। तो मेरी लेखक, गोवा की लेखक वहाँ सहभागी थी, तो उसने वहाँ से फ़ोन करके मुझे पूछा, भाई क्या आपके दिल में यही था कि ये सिंबॉलिक करके लिखना था या ऐसे ही लिखा आपने? तो मैं भी सोच में ही पड़ा, क्या मैंने जानबूझकर किस सिंबल करके ये सफ़ेद कोट निकाल कर रखना और झूठ बोलना, ऐसा क्या मैंने जानबूझकर किया, यानी सोच समझ कर किया? नहीं किया था। तो वो ये सब कैसे हुआ? तो मैंने बाद में इसका मेरा निष्कर्ष निकाला कि जब जो लेखक होता है वही कलाकार भी, वो कथाकार होता है लेकिन एक कलाकार होता है, तो उसमें जो कलाकार है वो उसको प्रेरित करता है। और व्हेन आई राइट ए स्टोरी आई ऑलवेज से आई डोंट राइट इट, द स्टोरी गेट्स रिटन फ्रॉम मी। तो इसीलिए जो कहानी में जो सिंबॉलिज्म आता है, जो प्रतिमा आते हैं, तो मेरे बुलाने पर, मेरे सोचने पर नहीं आते, वो कहानी की ज़रूरत होती है, डिमांड ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ वाई इट अपीयर्स देयर। तो मैंने ऐसा सोचा। इसके लिए मैं कहता हूँ जब विश्लेषण होता है, चाहे कहानी पर आप बहस करेंगे तो आपके अनेक जो कहानी के रंग हैं वो उभर कर आएंगे। कहानी के विविध अंग जो है, तो जो शायद कभी कभी ऐसा होता है जिसके बारे में खुद लेखक ने सोचा नहीं होता, लेकिन एक आलोचक होने के कारण, एक चर्चा के दौरान बहुत सारे नए विचार उभर कर आते हैं। और यही मेरे ख्याल से इसकी क्या कहेंगे, उपलब्धि है।